झारखंड ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं हमारे प्रदेश के महासचिव जनाब शिशिर लकड़ा साहब, इसी प्रदेश के स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब आदिल अजीम साहब, समीर अली साहब और मांडर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जनाब एजाज खान साहब। आज हम मजलिस वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार में जनाब देव कुमार धान साहब, जो पूर्व में बीजेपी से संबंधित थे, आज उन्होंने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। आप ये भी जानते हैं कि जनाब देव कुमार धान साहब मांडर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। इसी विधानसभा क्षेत्र से हमारे जनाब शिशिर लकड़ा साहब, जो हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, नामांकन पत्र दाखिल किया था। माननीय शिशिर लकड़ा साहब हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में इसी मांडर विधानसभा क्षेत्र से जनाब शिशिर लकड़ा साहब ने 23,592 वोट हासिल करके तीसरा स्थान ग्रहण किया था। उस वक्त यह हमारे अनऑफिशियल कैंडिडेट थे, अनाधिकृत प्रत्याशी थे। इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ही अच्छी उपस्थिति दर्ज की थी। अभी वर्तमान परिवेश में भी हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस दरमियान हमारे बीच बीजेपी के कद्दावर लीडर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व कानून मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, 1 to टॉप 5 में झारखंड प्रदेश में इनका नाम आता है। ये एक चिर परिचित व्यक्तित्व के मालिक हैं, निहायत ही सौम्य, सभ्य, सुशील और शालीन व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनके हमारे इस परिवार में शामिल होने से हम तमाम मजलिस के साथी काफ़ी उत्साहित हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेशानुसार हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट जनाब शिशिर लकड़ा साहब ने आज इनके समर्थन में, जनाब देव कुमार धान साहब के समर्थन में अपना नाम वापस लिया और इन्हें पूर्णतः समर्थन देने की घोषणा की। आज के बाद से जनाब देव कुमार धान साहब हमारी पार्टी के सपोर्टेड कैंडिडेट होंगे। इनके आने से निश्चित रूप से मजलिस न सिर्फ मांडर में बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में एक नए आयाम को पहुंचेगा। हमारे संगठन को एक नई धार मिलेगी। इनके आने से यकीनन जो हम लोगों का सर्वे रिपोर्ट है, हम लोगों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, निश्चित रूप से इंशाअल्लाह हम लोग एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। वैसे हार और जीत, इज्जत और जिल्लत, अपमान और सम्मान मेरे रब की मिल्कियत है, लेकिन हम ऊपर वाले की ज़ात से आशान्वित हैं कि आने वाले 26 तारीख को झारखंड की धरती पे हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारे बीच जनाब शिशिर लकड़ा साहब, जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, मैं सबसे पहले इन्हें बधाई देता हूं। तमाम मजलिस के साथियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, इन्होंने मजलिस के लिए, हमारे संगठन के लिए जो असीम कुर्बानी दी है, ये हमेशा
यह कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। वाकई बधाई के पात्र हैं हमारे शिशिर लकड़ा साहब, जिन्होंने इस संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी सैक्रिफाइस की। एंड दैट्स ऑल। शिशिर साहब जी, क्या कहेंगे? नॉमिनेशन किया था आपने, लेकिन वापसी जी पिछले चुनाव में थोड़ा इधर आ जाइए। जी पिछले चुनाव में मैं एक अनऑफिशियल कैंडिडेट था उस पार्टी से। टिकट तो मुझे मिला था, लेकिन हैदराबाद से अधिकृत नहीं था। फिर भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था और लगभग 24,000 वोट हम लोग लेके आए थे। जनता का भी साथ भरपूर मिला था। लेकिन आज नॉमिनेशन वापस लेने का सबसे बड़ा कारण रहा कि आलाकमान से यह मैसेज आया कि झारखंड बीजेपी के बड़े लीडर खान साहब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये निर्दलीय उम्मीदवार है। वहाँ से मांडर विधानसभा से जो उपचुनाव हो रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार है। तो पार्टी का थिंक टैंक का मानना है कि धान जी के आने से संगठन मजबूत होगी। इसीलिए हमसे कहा गया कि आप धान जी को समर्थन करें। इसीलिए मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और पूर्णतः धान जी को समर्थन देने की घोषणा करता हूँ। आपके भरोसे में पार्टी जीत नहीं सकती थी क्या? पार्टी जीत सकती थी, लेकिन पार्टी को यह महसूस हुआ कि जो 23,500 वोट अगले बार आए थे वो मुस्लिम कौम के वोट थे। आदिवासी समाज का भी जुड़ाव होना चाहिए। तो पार्टी को यह लगा कि धान जी के आने से आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करेगा, तो उससे जीत की संभावना बढ़ जाती है। धान जी खुद 19 के चुनाव में 14 के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, तो अपने बलबूते 40,000 लगभग वोट उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लाया था। तो पार्टी को यह महसूस हुआ कि अगर धान जी आएंगे और कौम का वोट मिलेगा तो दोनों मिलकर चुनाव मांडर उपचुनाव जीता जा सकता है। इसके लिए ही यह फैसला लिया गया। अच्छा, आपके चेहरे से तो लग रहा है आप बहुत दुखी हैं। नहीं चेहरा बता रहा है आपका काफी वेदना है आलाकमान के फैसले में। नहीं, वैसे कोई बात नहीं भाई साहब। सुबह से 4 दिन से हम लोग फील्ड में, चुनावी दौर है, हम लोग रोज परेशान हैं। सुबह निकलते हैं, रात को 12 बजे के, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है। तो चुनाव का जो बोझ रहता है वो दिख रहा है चेहरे पे। हमको खुशी है कि मेरी कुर्बानी के चलते अगर मांडर का सीट हम लोग जीत जाएं तो इससे बड़ी बात और क्या। शेषर जी, पिछली बार आप अनऑफिशियल कैंडिडेट थे और धान जी के खिलाफ थे। इस बार आप वही करने जा रहे थे, लेकिन पार्टी के दबाव में, मजबूरी में आपको उनका समर्थन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा ही है? जी, बिल्कुल गलत बात है। पार्टी का कोई दबाव नहीं था। पार्टी ने मुझसे राय मांगा और मैंने अपना राय दिया कि ठीक है। और पार्टी ने कहा कि चूंकि देखिए, पार्टी जोर जबरदस्ती करके भी हमको नहीं हटा सकती थी, चूंकि मैंने नॉमिनेशन कर दिया था। लेकिन पार्टी ने हमसे सबसे पहले पूछा क्या धान जी को हम लोग समर्थन करेंगे तो मांडर उपचुनाव जीत सकते हैं। तो मैंने उसमें हाँ में हाँ मिलाया और मैंने अपना समर्थन धान जी को दिया। आपने कहा कि पिछली बार आदिवासी वोट नहीं मिले थे, आदिवासी वोट पाने के लिए धान जी का नाम जरूरी था, यानी कि आदिवासी अपने आपसे नाराज है? ऐसे कुछ बात नहीं। पिछले बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल AIMIM पहली बार चुनाव लड़ रही थी मांडर विधानसभा में, तो निश्चित तौर से संगठन नहीं था, कमजोर था संगठन। तो पार्टी को यह फील हुआ या लगा कि मतलब कि सिर्फ एक विशेष वर्ग का वोट मिला हमको। पार्टी का ऐसे सोचना था, लेकिन सबका वोट मिला था, थोड़ा मोड़ा सबका वोट मिला सबका था। आप उस समय का बूथ लिस्ट भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आदिवासी गांवों से भी वोट मिला था। लेकिन प्रबल संभावना ये है कि आज धान साहब आए तो निश्चित तौर से आदिवासी समाज का एक बड़े लीडर भी थे,
पाढ़ा का मानकी मुंडा समाज, पाढ़ा समाज इन्होंने चलाया है, तो निश्चित तौर से आदिवासी समाज का अधिक से अधिक वोट इनको मिलेगा और हम लोग चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। मांडव सर जी, एक सवाल है कि नॉमिनेशन के लिए काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, AIM के कार्यालय में भी काफी हंगामा हुआ था, लेकिन नॉमिनेशन के तुरंत बाद वापस लेना ये कुछ हजम नहीं हो रहा। जी, वो हमारे समर्थक थे, ये टिकट के लिए जो देरी हो रहा था उसमें वो लोग नाराजगी जाहिर किए थे, इसीलिए कार्यालय में थोड़ा सा हो हल्ला हुआ था, लेकिन वैसे कुछ नहीं था कि किन्हीं लोगों ने भी अनुशासन नहीं तोड़ा। अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है, तो मेरे समर्थन में लोग आए थे कि इतने दिन से शिशिर जी काम कर रहे हैं तो जल्द से जल्द टिकट घोषणा किया जाए। अब तक टिकट हम ही को मिला, वैसे कुछ बात नहीं है, कुछ ऐसे कुछ हो हंगामा नहीं हुआ। तो टिकट मिलने पर कार्यकर्ता नाराज हो गए थे, काफी नाम वापसी पर तो ज्यादा नाराज होंगे ना, वोटर शिफ्ट करेगा उनके तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी का जो लाइन होगा उस पे सारे लोग हैं, पार्टी में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के लोग मेरे फैसले से खुश हैं, वैसे कोई बात नहीं है, इसलिए सारे लोग धान जी का समर्थन करेंगे। आपके विड्रॉल से आप और आपके अपने समर्थक खुश हैं? जी बिल्कुल। तो जैसे आपने नॉमिनेशन के दिन कहा था कि इस चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हो रही है, ग्राउंड लेवल पे पहले से मेहनत हो रही है, तो उन तमाम मेहनत को दरकिनार करके और नॉमिनेशन वापस लेना? मेहनत तो हो रही है, लेकिन पार्टी आलाकमान का भी आदेश होता है। हम लोग सबसे पहले पार्टी के हैं, उसके बाद दूसरे जगह मतलब दूसरा लाइन के हैं, तो पार्टी जो आदेश देगा एक कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी का मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है, इसलिए इसमें ये आपका कहना बिल्कुल ये है कि मतलब आपने ये किया वो किया, पार्टी जो कहेगी, क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया था, अगर पार्टी कहेगी कि धान साहब को समर्थन कीजिए तो ऑलरेडी हमको करना पड़ेगा। शिशिर जी, आप अपमानित भी हुए और आप कहे कि कौन का वोट, तो क्या अभी भी कौन का वोट के अनुसार नॉमिनेट किया जाता है क्या? नहीं, ऐसे बात नहीं है, हम किसी प्रकार का अपमानित नहीं हुए हैं। और देखिए, चुनावी समीकरण आप लोग जानते हैं कि देश में जो हालात हैं आजकल, आप शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगेंगे तो वोट आपको मिलता नहीं है, आप लोग इस चीज़ से अभिज्ञ नहीं हैं। तो वोट जो है जातीय समीकरण तो है ही, चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाइए, जातीय समीकरण तो माने रखता है। इसीलिए अब आलाकमान ने ये सोचा है कि धान जी को समर्थन किया जाए, तो इसीलिए हम लोग जी ठीक है, धान जी ठीक तो हो गया भाई, बहुत मैं देव कुमार धान मांडर विधानसभा उप जो चुनाव हो रहा है उसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूं। मेरा टेम्पू छाप है, ऑटो रिक्शा है, 11 नंबर में है, और आज मैं निश्चित रूप से AIMIM का सदस्यताकरण किया और शिशिर जी हमको समर्थन किए हमारे वरिष्ठ साहब के निर्देश पर, और मैं जो है चुनावी मैदान में जा रहा हूं और हम खास रूप से राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं वरिष्ठ साहब हैं उनको एक बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि आप आएं और जो यहाँ हम लोग का जो जोला कोला भाई भाई का नारा है उसको आप जो है मजबूती दें, तो निश्चित है कि हम लोग ये सीट जो है हम लोग निकालेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये तमाम जो है खास रूप से ये प्रदेश अध्यक्ष साहब और पदाधिकारी लोग शिशिर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम पर इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। तो निश्चित है कि हम अभिषेक साहब का भाषण वगैरह, डिबेट वगैरह हम लोग सुनते हैं तो निश्चित संविधान सम्मत बात करते हैं, कोई सांप्रदायिकता के बात नहीं करते हैं, क्योंकि देश में निश्चित है कि हर जाति धर्म को संविधान के अनुसार उसको जीने का और धर्म मानने का अधिकार है।
तो हम लोग निश्चित है कि हम शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, इसलिए मेरी विचारधारा इसी धर्मनिरपेक्षता की ओर है। हम बीजेपी में भी गए थे, लेकिन वहाँ की सांप्रदायिकता स्थिति देख के घुटन महसूस हो रही थी, तो हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है अपना उम्मीदवारी पेश किया है, यही मुख्य रूप से। और हम पुनः ये उम्मीद करते हैं कि ओबीसी साहब आएंगे और हम लोग ये चुनाव जो है जीतेंगे, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। प्रधान साहब, अभी सीसी जी बोल रहे थे कि आपके आने से आदिवासी वोट मिलेंगे, पार्टी में आने से पार्टी को जो है आदिवासी वोट मिलेंगे, तो यानी अभी माना जा सकता है कि आप विकास की राजनीति छोड़कर आपको वोट बैंक की राजनीति करें? देखिए, विकास तो देश का अगर कहेंगे तो देश का सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा, और राज्य जो विधानसभा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। तो जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम जनता की बात या जनता की आवाज़ हम कैसे बनेंगे। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर हमें चुनावी राजनीति में हमें जाना पड़ेगा, और हमको निश्चित है कि उम्मीद है कि हमारा आदिवासी समाज, मुसलमान समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, सारे समाज का जो हमें वोट प्राप्त होगा, और हम जो है झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे इनके उस कृपा से, और उनकी आवाज बनने का हम काम करेंगे। इसलिए मैं चुनाव जीत करके राम साहब अगर फिर से बीजेपी ज्वाइन कर दीजिएगा तो बीजेपी तो हमको क्या कहते हैं, दूध का मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। अभी आप बोले कि घुटन महसूस हो रहा था, आप बोले घुटन, लेकिन आप एक आरोप में लगाते हैं कि उसको टिकट नहीं दिया गया, तभी हम देखिए, बात है कि आप अगर देखेंगे तो हमारे वीर बुद्ध भगत का जो जन्म स्थली है सिलगांव, इसको जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा जी और कांग्रेस के विधायक हमारे बंधु तिर्की जी उस समय थे, उसका जो 51.5 एकड़ जमीन और वीर बुद्ध भगत का जो जन्म स्थली को मिटाने का प्रयास लोग कर रहा था। इसका हम लोग 6 महीने तक आंदोलन किए, और निश्चित है कि हम अपने जो पूर्वजों का धरोहर को बचाने के लिए चाहे जहां तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। तो निश्चित है कि इस सब तमाम आधार बना के उन्होंने जो है टिकट काटा, और निश्चित है कि अच्छा किया, हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी के आला कमान को कि उन्होंने हमको सुभाष मुंडा वो भी चुनाव लड़ते हैं और साथ में आप लोग एक साथ में काम किए हमेशा, तो गड़बड़ा हो जाएगा। देखिए, हम लोग आंदोलन में बहुत सारे लोग थे, जो मार्शल बारला है वो भी खड़ा हुए हैं, और सुभाष मुंडा भी। तो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार को मैं रोकने वाला कौन होता है। रिजल्ट जो भी हो उसकी मैं चिंता नहीं करता हूं, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं दोनों, उनकी जी। एक सांप्रदायिक पार्टी भाजपा और दूसरी सांप्रदायिक पार्टी भी को भी कहा जाता है, तो एक सांप्रदायिक पार्टी से उतर कर दूसरी सांप्रदायिक पार्टी में शामिल हो नहीं, वो भी जो घटना हुई थी उसके बाद से क्या मुस्लिम और जो आदिवासी है वो एक जुट हो पाएंगे वहाँ? देखिए, निश्चित रूप से सिलगांव में जो लड़ाई हुई थी उसका सूत्रधार हमारे माननीय पूर्व विधायक बंधु तिर्की थे। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने सिलगांव में आदिवासियों को लड़ाया, मुड़मा में लड़ाया, इस तरह के लोग करते हैं। तो हमारा निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, वो अपने भाईचारगी के साथ लोग जिए और सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़े। ये जो है मंदिर मस्जिद के चक्कर में ये लोग ना पड़े, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का जरूरत है, शिक्षा का जरूरत है। क्योंकि हमारा मानना है कि मानव जाति का विकास के लिए बगैर मानव संसाधन का विकास किए, अच्छा शिक्षा दिए कुछ भी नहीं हो सकता। जब दिल्ली में सरकारी स्कूल इतना अच्छे हो सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि हमको सरकारी स्कूल को ठीक करना चाहिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए, किसानों का जो MSP है
उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली का हम लोग मांग करेंगे। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको जब दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकता है तो यहाँ इतना खनिज पदार्थ हैं, यहाँ मिलना चाहिए। ये तमाम जो जनमानस के जो मुद्दे हैं और हमारे जो सरना आदिवासी धर्म कोड है उसका हम वकालत करते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण का बात हम लोग करेंगे। जो बेरोजगार युवक हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो है ऊंच नीच या तमाम धर्म पर ना जाके हम विकास के मुद्दे पर बात करें, ऐसा हम लोग निश्चित है। हमारा टक्कर बीजेपी के साथ है। एक महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी को हम लोग ये मान रहे हैं कि वो हमारे सेकंड में होंगे। दान साहब, आप अगर जीत जाते हैं जी तो आप सत्ता के समर्थन में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे? हम धर्मनिरपेक्ष गुट में रहेंगे, मतलब गुट निरपेक्ष रहेंगे। अच्छा, एक सवाल कुमार धान जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप बीजेपी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, पार्टी से आपको बगावत करते। निश्चित रूप से मैं शुरू से बोलता हूँ कि आदिवासी को हम पहले भी बोला कि आदिवासी को हिंदू कहने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। ये मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, जब कांग्रेस में था उस दिन भी बोला था। क्योंकि हमारी अपनी पहचान है, उसको मिटाने का कोई प्रयास करेगा तो ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल है, अभी तक आप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया, जबकि आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार करते हैं। दूसरी तरफ आप ओबीसी से समर्थन लेते हैं। दोनों पर आरोप है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ओबीसी भी बीजेपी के लिए काम करता है और आप भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या बात? देखिए, ये चुनाव मैं खुद चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं। मैं किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। और जब पार्टी खड़ा करना है, पार्टी को चलाना है, तो अगर हम अपनी पार्टी को बढ़ाने में किसको नुकसान होगा, फायदा देखेंगे, तो हमारी पार्टी कब खड़ा होगा। इसलिए जिनको जो सोचना है वो सोचे। हमारा उद्देश्य है, भाई लोकतंत्र में हमारी भी पार्टी है तो हम भी उसको देश स्तर पर खड़ा करना चाह रहे हैं। हर राज्य स्तर पर लोग चाह रहे हैं। तब जिसको जो आरोप लगाना है, राजनीति में तो आरोप लगते रहते हैं। मुस्लिम वोट आपको नहीं मिलता था, जिससे आप पिछड़ जाते थे। इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम वोट भी मिलेगा और विधानसभा जाएंगे। नहीं, हमको चारों समुदाय का वोट मिलेगा, केवल मुस्लिम ही नहीं का, हिंदू वोट भी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। मुस्लिम वोट नहीं मिलने का कारण पिछड़ते रहे हमेशा हैं? मुस्लिम वोट नहीं मिलने के कारण आप हमेशा मंडल में पिछड़ जाते हैं। देखिए, वो तो जनता का अदालत में लोग होते रहता है। ये बात तो शिशिर जी भी समर्थन किए हैं कि वोट नहीं मिलने के कारण हमारे कौन के अनुसार। देखिए, हर पार्टी समय समय पर किसके समर्थन लेती है, आप लोग भी जानते रहते हैं। ये सब चलते रहता है।